स्वागत है गृह मंत्री अमित शाह का। आज सभा में आ चुके हैं शिखर सम्मेलन में। एबीपी न्यूज पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं कोलकाता से। मिशन बंगाल आखिरकार क्या होगा इसमें, इस पर बात करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुमित अवस्थी, हमारे संपादक को। क्या तृणमूल कांग्रेस को हरा पाएगी बीजेपी? क्या इस बार बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर पाएगी? क्या ममता बनर्जी को हराना होगा इतना आसान? 2 दशकों से बंगाल में राज कर रही तृणमूल कांग्रेस को पटकनी देने के लिए क्या है गेम प्लान? देश में चाणक्य माने जाने वाले बीजेपी के आला नेता और वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार कैसे बीजेपी सफलता हासिल करेगी मिशन बंगाल में। बैठिए सर। एक रिक्वेस्ट है शुरू करने के पहले, हम लोग मास्क पहन के रहें तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन। सुबह से ये बड़ी कवरेज आप पश्चिम बंगाल चुनावों पर हमारे साथ देख रहे हैं। आज के दिन के हमारे मुख्य अतिथि अब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। हम सुबह से आपका आज का चुनाव प्रचार देख रहे थे और मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि कितना थक गए हैं आप? नहीं, थका तो नहीं हूं, जरा भी एकदम फ्रेश हूं मैं। कैसा रहा आज का दिन आपका? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ऐसा पूछना कि आपका दिन कैसा रहा ठीक नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम आयोजित हुए थे सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं और मैं मानता हूं कि हमारी बंगाल की जनता से जो अपेक्षा थी उसे 20 ही हुआ है, 19 नहीं हुआ है। अमित जी, मैं देख रहा था कैलेंडर आपका। बिहार चुनाव जब खत्म हो रहे थे आपने तभी बंगाल की तरफ रुख कर लिया था। 5-6 नवंबर को आप बंगाल आते हैं। आप आज 18 फरवरी तक आते आते 5 बार बंगाल आ चुके हैं। एक बार बस बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था तो आपने चुनावी रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की थी। इस 2.5 महीने में 5 बार आप बंगाल आए, मान लिया जाए अगर, और हर बार आए बड़ी हलचल पैदा करके गए। कभी कुछ लोग आपके साथ शामिल हो गए, कभी कोई एक नया कारवां बनता गया, लोग जुड़ते जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, पश्चिम बंगाल में आखिरकार अमित शाह जी की इतनी दिलचस्पी क्यों है? नहीं, मुझे तो देश के हर कोने में दिलचस्पी है। पश्चिम बंगाल क्यों? मैं जब पार्टी अध्यक्ष था तब भी जहां पर भी चुनाव होते हैं मैं जाता था, आज भी जाता हूं क्योंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जब भी चुनाव आए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी विचारधारा को लेकर, अपने एजेंडा को लेकर, अपने कार्यक्रम को लेकर और अपनी पार्टी की चुनी हुई सरकारों के किए हुए कामों को लेकर जनता के बीच में जरूर जाना चाहिए, जिससे फैसला करने में जनता को सरलता रहे, मदद मिले। और चुनाव में प्रचार का मतलब भी तो यही होता है कि आप आपकी आइडियोलॉजी का, आपके किए हुए कामों का और आपके आगे के एजेंडा का जनता को परिचय कराए, जिसका आधार पर जनता किसको चुनना है वो तय कर पाए। जी अमित जी, आपका चुनाव प्रचार जब देखते हैं आपका, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब का, तो मंदिरों में जाना, आश्रमों में जाना, ऐसी जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, जो पुरातत्व महत्व की चीजें हैं, वहां पे आप जा रहे हैं, आप लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग है उनके साथ। क्या ये तस्वीर वाली पॉलिटिक्स है कि इसमें फोटो खींचनी है, अच्छी तस्वीर आनी है, या वाकई में इन समुदाय का भला करने की भी कोशिश होगी? नहीं, देखिए, जहां तक सांस्कृतिक स्थानों और लोगों की चेतना को जागरूक करने वाली जगहों पे जाने का सवाल है, मैं मानता हूं हर एक ने जाना चाहिए और मैं रिलीजियसली, मतलब बहुत मन से जाता हूं क्योंकि मुझे भी वहां जाकर चेतना प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जिनको कोरी पॉलिटिक्स करनी होती है उनके लिए तस्वीरें बहुत होती है, मगर मैं मानता हूं कि मानो आज मैं युगाचार्य प्रणवानंद जी के जहां पर वो काफी समय रहे वहां गया तो मुझे बड़े मन से, मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे चेतना भी प्राप्त हुई है, ऊर्जा भी प्राप्त हुई है। श्री अरविंदो के निवास पर जाते हो तो आपको एक प्रकार से
एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है जो मन को भीतरी शांति देने का एक सुखद अनुभव प्राप्त करने का होता है। अब सबका अपना अपना नजरिया है और जहां तक भोजन करने का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समाज के अपने साथ जुड़ने के लिए ये हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। जब चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी मैं जाता हूं, मगर उस वक्त आप दिखाते नहीं हो, इतना ही फर्क है। मटुआ समाज के साथ आप लोगों के काफी ज्यादा इस वक्त दौरे हो रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या आपको लगता है कि 2019 में जिस तरीके से इस समाज ने बीजेपी का साथ दिया था वो 2021 में भी बना रहेगा? क्योंकि टीएमसी का ये कहना है कि हम वापस मटुआ समाज के लोगों को अपने साथ ले आएंगे इन चुनावों में। नहीं, वो तो सबने प्रयास करना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि मटुआ और नामशूद्र समाज 19 में जितना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था उससे अधिक 20 में जुड़ा रहेगा। क्योंकि हमने 18 में वादा किया था कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे, जिससे 70 साल से वो लोग जो एक प्रकार से निग्लेक्टेड जीवन जी रहे हैं, उनको अपने अधिकार प्राप्त नहीं होते, उनको सम्मान प्राप्त नहीं होता, वो सम्मान दिलाने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा हमने कहा था। पर अभी तक मगर हम चुनाव जीत गए। जीतने के बाद 70 साल से कांग्रेस पार्टी का वादा होने के बावजूद जो काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया वो हमने 17 महीने में समाप्त कर दिया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के दोनों सदन में पारित होकर आज उनके लिए तैयार है। अब मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी समस्या मटुआ समाज की, नामशूद्र समाज की, सारे शरणार्थी भाइयों की थी कि उनको सम्मान नहीं मिलता था, जो उनका अधिकार है। उनका अधिकार है। आजादी के वक्त सारे नेताओं ने इनको ये वादा किया था, मगर ये वादा पूरा नहीं कर पाई देश की सरकारें। नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा पूरा किया। तो शरणार्थी और घुसपैठिए ये जो दो लोग हैं, दो तरह के, एक का स्वागत है और एक को बाहर निकालना है। उस मिशन में अभी भी पार्टी लगी हुई है, सरकार लगी हुई है? नहीं, देखिए, ये दोनों को पहले से स्पष्ट कर दिया गया है, मेरी कोई व्याख्या नहीं है। मैंने देश की पार्लियामेंट में जब ये बिल को रखा तब सारे कांग्रेसी नेताओं के भाषण रिकॉर्ड पर रखे हैं, मगर कोई सुनना न चाहे, कोई देखना न चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। और ये व्याख्या मैंने नहीं बनाई, उस वक्त के आजादी के बाद जो लोग सत्ता पर थे वो नेताओं ने बनाई। तो जो घुसपैठी है उनका क्या भविष्य है देश में? तय करेंगे हम चुनाव के बाद। सबसे पहले तो काम ये करेंगे कि भाजपा सरकार होने के बाद घुसपैठ यहां पर न हो पाए, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो बढ़ोतरी तो रुक ही जाएगी। अभी जो घुसपैठ होती है क्या वो सरकार स्पॉन्सर्ड होती है? आंखें जानबूझ के बूंद ली जाती है? मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, मगर रोक तो सकती है सरकार, अगर रोकना चाहे तो। क्या सरकार, स्थानीय सरकार को फायदा होता है इन घुसपैठियों से जो रोकती नहीं है? देखिए, अगर कोई वोट बैंक के नजरिए से देखता है तो जरूर फायदा होता है। अमित जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। एक नया इशू आप लोगों को बड़ा आसान सा ममता दीदी ने दे दिया है, जय श्री राम के नारे पर। और अब तो दिलीप दा बैठे हुए हैं सामने, वो तो बोलते हैं कि हम तो भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। कौन सही है? दिलीप दा ने ऐसे नहीं कहा भगवान राम के नाम पर हम राजनीति करते हैं, आप गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हो। मगर मैं आज पूरे बंगाल की जनता और देश की जनता को एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी नारा कोई भी पार्टी दे दे तो कभी नारा नहीं बनता है। जब नारा जनता के दिल को छू जाता है तभी वो नारा बनता है, जनता तभी उसको उठाती है। और यहां पर एक विशिष्ट परिस्थिति थी, क्यों ये नारा लोगों के मन को छू गया। जय श्री राम कोई धार्मिक नारा नहीं है, कोई रिलीजियस नारा नहीं है। आप ये मुगालते में से सुमित भाई निकल जाइए। जय श्री राम यहां पर जो एपीसमेंट की पॉलिटिक्स होती थी और बाकी लोगों के अधिकारों का हनन होता था, उसको दबाया जाता था, कुचला जाता था, उसके खिलाफ आक्रोश का एक नारा बना है कि इस प्रदेश में अब एपीसमेंट नहीं चलेगा। हम भी जानते हैं,
हम भी मानते हैं कि अपीसमेंट नहीं चलेगा और जनता बाद में उस नारे से जुड़ी है, मगर मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि हम तो नारा लगवाते हैं, लोग लगाते हैं। अब तो स्थिति आई है कि लोग लगाते हैं, हमें साथ में लगाना पड़ता है। मगर तृणमूल कांग्रेस को इससे डर क्यों लग रहा है? इससे परेशानी क्या है भैया? आप भी लगा लो, झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। यहां पर सुबह से कई नेता आए तृणमूल कांग्रेस से, उनका साफ साफ कहना है कि हमको जय श्री राम के नारे से दिक्कत नहीं है। तो किससे दिक्कत है? उस सरकारी कार्यक्रम में क्यों लगाया गया? नेताजी की जयंती के मौके पर क्यों लगाया गया? क्यों प्रधानमंत्री चुप रहे? ये शिकायत कर रहे हैं। देखिए, ऑडियंस जो होता है वो कभी सरकारी नहीं होता है, जनता होती है जी। शायद उनके कार्यक्रम करने की पद्धति बंगाल सरकार की ऐसी होती होगी कि ऑडियंस भी सरकारी होगा। ऑडियंस तो जनता होती है भाई। और जनता जब जय श्री राम का नारा लगाए, मैं होता तो मैं भी सामने लगा देता, चलो भाई जोर से बोलो जय श्री राम, बात समाप्त हो जाती। इसमें इतने रूठ जाने की क्या बात थी? वो कहते हैं कि जय हिंद बुलवाना चाहिए था, जय हिंद के नारे होने चाहिए। जय हिंद भी बोले मोदी जी और जनता भी बोली। मोदी जी ने भाषण समाप्त होने के बाद जय हिंद बोला ही बोला, 3 बार बोला, और जनता ने भी बुलवाया। ना जनता को परेशानी थी ना मोदी जी को, मगर आपको जय श्री राम से क्या परेशानी है? आपको लगता है कि बड़ा अच्छा मुद्दा मिल गया है? आपको सूट करने वाला मुद्दा ममता दीदी ने आसानी से दे दिया। देखिए भाई, आप सतही तौर पर राजनीतिक विश्लेषण करते हो सुमित भाई। मुद्दा हमने नहीं दिया है, मुद्दा उनकी गलतियों के कारण खड़ा हो गया है। मुद्दा अपीसमेंट है। 10 साल तक आप ये स्थिति ला दी है कि बंगाल में दुर्गा पूजा करनी है तो किसी को लॉयर हायर कर हाईकोर्ट की परमिशन लेने जाना पड़ेगा। 3 साल तक ऐसा हुआ है। बाद में डरकर सब परमिशन दी। मुझे तो इतना अच्छा लगा, ममता दी इस बार सरस्वती पूजा करने के लिए गई, बहुत दिल को सुकून मिल गया। मगर उनको मालूम नहीं है कि उनके ही राज्य में सरस्वती पूजा करने पर शिक्षकों की हत्या हुई है और कोई पकड़ा नहीं गया आज तक। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या रामनवमी मनाने के लिए कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है भाई? सबको अधिकार है अपने अपने मन से अपने धर्म के जितने भी उत्सव है, त्योहार है, उसको मनाने का। आपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात की अमित जी। ये एकमात्र ऐसा राज्य है अपने देश में जहां पे करीब 30% जो वोटर है वो मुस्लिम समुदाय से। एक सेकंड, मैं वोटरों को हिंदू मुस्लिम से नहीं देखता, ना हमारी पार्टी की ये पद्धति है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये चुनाव आपके लिए आसान है 30% मुसलमान वोटरों को होना, या मुश्किल है? कोई चुनाव आसान नहीं होता है। मैं तो हर चुनाव को कठिन से कठिन मानकर ही लड़ने में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता हूं। हमारे लिए कठिन चुनाव है, मगर हमें आत्मविश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी अभी टीएमसी के नेता बोल के गए कि आप लोग 100 के ऊपर नहीं जाएंगे, फिराद हाकिम साहब। चलिए, इनका आकलन है। जब मैंने कहा था कि 20 सीटें आएगी तो ममता दीदी ने कम से कम 200 से ज्यादा बार अंडा कर ऐसा बनाया। अब 18 सीटें आ गई। अमित जी, ममता दीदी ने 2011 का चुनाव जीतने के पहले 10 साल पहले परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। आज आप परिवर्तन निकाल रहे हैं, वो परिवर्तन करवाने में कामयाब रही थी। क्या ये आइडिया वहीं से लिया गया है? नहीं, देखिए, आपका और मेरे परिवर्तन में फर्क है। वो सत्ता का परिवर्तन करना चाहती थी, हम बंगाल में परिवर्तन करना चाहते हैं। दोनों में तत्वतः फर्क है। उन्होंने कम्युनिस्टों को निकालकर खुद की सरकार को परिवर्तन मान लिया। हम मानते हैं कि सरकार तो बदलेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मगर हमारा परिवर्तन का मकसद सरकार सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, सोनार बांग्ला का निर्माण करना है। और जहां जहां मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, हमने सुशासन का एक रिकॉर्ड बनाया है। आप उठाकर देख लीजिए, अब तो आंकड़े सारे वेबसाइट्स पर उपलब्ध होते हैं, ममता दी के कार्यकर्ता भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें रही लंबे समय तक, राजस्थान में रही, बिहार में रही,
जो बीमारू राज्य माने जाते थे, वो सारे बीमारू राज्यों को आज पटरी पर चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 6 साल के अंदर जो देश के अंदर हताशा, निराशा, आक्रोश, गुस्सा था, उसकी जगह आशा के साथ देश के भविष्य को, देश की युवा, देश की महिलाएं, देश का गरीब वर्ग आज आशा के साथ देश को आगे देख रहा है, देश के भविष्य को देख रहा है। ये परिवर्तन हमने सिर्फ 6.5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में किया है, और इतने बड़े देश के अंदर किया है जहां 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे एक जमाने में। अमित जी, कैसा रिस्पॉन्स है आपका? अपना मैकेनिज्म क्या कह रहा है? परिवर्तन यात्रा जो शुरू हुई पांचों, मैं तो कहा ना 200 सीटों के साथ हम जीतेंगे भैया, पक्का 200 सीटों के साथ जीतेंगे। और नहीं आई तो? मैं नहीं मानता नहीं आई तो, मैं ऐसा क्यों सोचूं, आने ही वाली है। नहीं, जो भरोसा आप दिला रहे हैं, अगर मान लीजिए उल्टा हो गया तो? क्योंकि सब ये पूछते हैं कि आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नहीं आई तो क्या होगा? नहीं आई तो क्या, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। हमारा 2017 से हम प्लानिंग कर रहे हैं, हर बूथ की रचना करी है, संगठन की रचना करी है, मंडल की रचना करी है, जिलों की रचना करी है, प्रदेश की सारी इकाइयां बन चुकी है, हमारी फौज तैयार है, जनता भी तैयार है, चुनाव की ही देर। ममता की मिनिस्टर आई थी अभी, उनका ये कहना है, काकोली जी का, कि आप चांद तक सीढ़ी बिछाने की बातें कर रहे हैं, कि हम धरती से चांद तक सीढ़ी बिछाएंगे और चले जाएंगे। क्यों बंगाल चांद पर है? कोई बीजेपी की 200 सीटें नहीं आएंगी भैया, बंगाल धरती पर ही है। क्या आप इस बात को मानेंगे अमित जी कि बंगाल में, क्योंकि आज एक बड़ा एलिगेशन ममता बनर्जी ने लगाया, जो उनके मंत्री पर हमला हुआ कल शाम को बॉम्ब ब्लास्ट का, कि एक साजिश के तहत किया गया है, उनका इशारा कहीं ना कहीं अपने विरोधियों के ऊपर है। मैं तो मानता हूं कि इन्होंने कहा, मैंने तो सुना नहीं है क्योंकि आज मेरे कार्यक्रम में था, कल मैं देखूंगा इसको ध्यान से, परंतु उन्होंने कहा कि रेलवे प्रीमाइसिस में हुआ है, रेलवे की जिम्मेदारी है। मेरा इनको इतना ही कहना है कि हाँ, हम जिम्मेदारी ओन करने के लिए तैयार है, आप इसकी जांच को सीबीआई को दे दीजिए, हम कुछ ही समय में दूध का दूध और पानी का पानी कर बंगाल की जनता के सामने रख देंगे। आपको लगता है वो मानेंगी सीबीआई के पास? मैं नहीं मांग रहा, वो कह रही है हमारी जिम्मेदारी है जी, तो वो दे दे, हम तो तुरंत ले लेंगे, टप कर ले लेंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, जो पॉलिटिकल किलिंग्स यहां हुई है रिसेंट पास्ट में, 19 के चुनाव के पहले और अब 21 के चुनाव के पहले, ये क्यों हो रहा है बंगाल में? ये जो बदलाव है, यहां की जनता, यहां के पॉलिटिकल कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं या नेता उनको भटका रहे हैं? देखिए सुमित भाई, सवाल आपका बहुत अच्छा है, पूरे इंटरव्यू में सबसे अच्छा सवाल यही होगा शायद, मगर एड्रेस गलत है। ये सवाल ममता दीदी को पूछना है कि क्यों हो रहा है। कार्यकर्ता तो मेरे मारे जा रहे हैं, 130 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मौत के घाट उतार दिए गए और एक भी केस ढंग से नहीं चला है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? और क्या समझते हैं कैसे ही बच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पाताल में भी छुपे होंगे, इनको चुनकर हम ढूंढकर कानून की अदालत के सामने रखेंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। अमित जी, सुबह गवर्नर साहब आए थे, धनखड़ साहब, उनका यह कहना था कि बहुत ही भयंकर कानून व्यवस्था की स्थिति है। वो वी आर सिटिंग ऑन वोल्केनो, सिटी ऑफ जॉय को बोलने में वो हिचकिचा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि जब इतनी विपरीत परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, इतना खराब शासन है तृणमूल सरकार का, तो सरकार क्यों बनी हुई है? आप क्यों आंखें मूंदे हुए हैं? आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? 355, 356 आपको दिया गया है। हाँ, दिया गया है, मगर इस पर एक प्रक्रिया होती है और मैं मानता हूं इस प्रकार की प्रक्रियाओं की चर्चा इस तरह के इंटरव्यू में मुझे नहीं करनी चाहिए। आप चर्चा नहीं करें, लेकिन बता तो सकते हैं कि क्यों एक्शन नहीं लिया। मैं यही बता रहा हूं, यहां नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था की खराबी का, फिर एक्शन नहीं सरकार पर, पॉलिटिकल माइलेज ऐसा नहीं है। हमने कई प्रकार के एक्शन जो लेने चाहिए वो लिए हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि कानून और व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर राज्यों के हाथ में होती है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने ही करना है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, असदुद्दीन ओवैसी से आपकी दोस्ती है क्या? देखिए, आपके अलावा ऐसा सवाल मुझे भारत में कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि
ये कॉमन सेंस ही नहीं कहती कि हमारी और ओवैसी की कोई दोस्ती हो सकती। मैं ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, मेहमान है मेरे सर। ऐसा सवाल कोई नहीं पूछ सकता हमारी और ओवैसी की कैसे दोस्ती हो सकती है भैया। टीम बी कहलाती है वो आपकी। नहीं, वो आप लोगों के अलग प्रकार से बात को रखने के, जनता के सामने रखने के तरीके होते। कोई टीम बी नहीं है। इस देश में हरेक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना चुनाव लड़ना चाहिए, और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको सूट नहीं करते हैं तो टीम बी है, और अगर एक मत से हमारी सरकार गिर जाती है अटल जी की, उसमें वोट चाहिए तो टीम ए है, उनकी टीम है। ऐसे कैसे होगा? चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता। फुरफुरा शरीफ के साथ अलायंस कांग्रेस और लेफ्ट का हो रहा है। आपको लगता है कि ये फॉर्मिडेबल अलायंस हो जाएगा और ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट फिर हो जाएगा? देखिए, हम हमारे पॉजिटिव नोट के साथ बंगाल की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम विकास के एजेंडा पर जा रहे हैं, सोनार बांग्ला के एजेंडा पर जा रहे हैं, यहाँ की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारने के लिए जा रहे हैं। यहाँ के ढेर सारे करोड़ों लोगों को जो अन्याय हुआ है उनको न्याय देने के एजेंडा पर जा रहे हैं। यहाँ घुसपैठ खत्म करने के एजेंडा पर जा रहे हैं, यहाँ रोजगारी लाने के एजेंडा पर जा रहे हैं, और बंगाल की अस्मिता को पुनः प्रस्तापित करने के एजेंडा को लेकर हम जा रहे हैं। अब चुनाव में बहुत सारे गठबंधन होते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। अब किसको जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी वो जनता के ऊपर होता है और समय के गर्भ के अंदर होता है। इसका आकलन करना इतना सरल नहीं होता है। मगर फिर भी जहां तक इनके अलायंस का सवाल है, मैं मानता हूं एक बार अलायंस हो जाए फिर हमारे लोग भी सोचेंगे कि इसका प्लस माइनस क्या है हमारी चुनावी रणनीति की दृष्टि से। मिशन बंगाल आपका 200 पार का सपना है, 200 पार का आपने वादा किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अलायंस कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ और ओवैसी का लड़ना, ये आपके काम को आसान करेगा, वोट बांटेगा एक खास कम्युनिटी के, बीजेपी की रास्ता आसान करेगा? मुझे तो लगता है कि हमें फायदा ही होगा अगर होता है तो। ईमानदारी से आप बोल रहे हैं कि फायदा ही होगा आपको? हाँ, फायदा ही होगा। एक खास कम्युनिटी के लोग आपके साथ नहीं दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि बीजेपी को उनकी चिंता भी नहीं है। क्या ये सच बात है? ना, चिंता नहीं है ऐसा नहीं है। हम बहुत चिंतित है अपप्रचार से। अब सालों से अपप्रचार चल रहा है, धीरे धीरे हम पर भी भरोसा करेंगे। आप टिकट नहीं देते हैं मुसलमानों को, अपने साथ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे नहीं रखते हैं। देखो भाई, ऐसा है, टिकट विनेबिलिटी के आधार पर ही दी जाती है और ये पार्टी का लोकल यूनिट तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का, ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और जब वोटों के गणित की बात आती है तो जो विनेबिलिटी है इसके आधार पर हम टिकट देते हैं। मगर मैं मानता हूं किसी ने इसमें टिकटों को या पार्टी के फैसलों को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि धर्म का राजनीति में कोई दखल ही नहीं होना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो विनेबल है, उसको लड़ाना चाहिए। विनेबिलिटी अगर फैक्टर है अमित जी, तो क्या इसीलिए आप टीएमसी के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं? मुकुल रॉय साहब आ चुके हैं, अर्जुन सिंह आ चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं और लोग भी। देखिए, हमारे कराने से कोई शामिल नहीं होता है। हर व्यक्ति जब देखता है कि जो उस पार्टी में है वहां उसकी स्थिति क्या है पार्टी की, और जनता वो पार्टी को किस प्रकार से देख रही है, जो वादे कर कर चुनाव जीत कर आए थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं, क्योंकि उनको भी तो अकाउंट देना होता है। और इसमें जब दिक्कत आती है तब वो दूसरे ऑप्शन को तराशता है, वरना कोई अपनी पार्टी नहीं छोड़ता है। आपकी पार्टी के बहुत से लोग दबी जुबान से ये कह रहे हैं, जो खुलकर शायद नहीं बोल पाते हैं, कि हम लोग इग्नोर हो रहे हैं। हमने यहाँ पे पार्टी का झंडा लहराया, हमने यहाँ पर पार्टी के लिए मेहनत की, अब बाहर से लोग आ गए हैं। तो क्या अपना टैलेंट नहीं था जो बाहर के टैलेंट की जरूरत पड़ी? ये तो कोई भी नया आएगा तो क्या टैलेंट का अभाव माना जाएगा? ऐसे नहीं होता है। पार्टी का विस्तार करना होता है, पार्टी को बढ़ाना होता है। इट डजंट मीन की कमी थी। ये सब आने के बाद भी कोई अच्छा आदमी आएगा तो क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? भला जरूर ज्वाइन करेंगे, मैं ही खेस पहना दूंगा। कराना भी चाहिए। फैमिली प्लानिंग पार्टी में नहीं होना चाहिए, देश में होना चाहिए। तो क्या ये बीजेपी का
तृणमूलीकरण नहीं हो रहा है? जरा तृणमूल भी के नहीं लोग हो- बीजेपी में आते जा जरा रहे भी हैं। नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हाजमा बड़ा मजबूत है। हम हमारी आइडियोलॉजी पर फर्म रहते हैं और देश ने वो देखा है। धारा 370 को हटाने की बात थी, हमारा मजाक उड़ाते थे, मगर जब हट गई तब संसद के अंदर छाटियां पीट पीट कर रोने लगे। क्यों हटा रहे हो, क्यों हटा? पहले कहते कि एजेंडा लेकर बैठ जाते हो, हटाते नहीं हो। हमें हर रोज भाषण में सुनाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे, नींव पड़ गई तो हंसना रोना दोनों भूल गए। हम तो हमारे एजेंडा पर स्टिक रहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी पर स्टिक रहते हैं, और हमारी आइडियोलॉजी है सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण और मोदी जी के नेतृत्व में भारत, आत्मनिर्भर भारत की रचना। और वो एजेंडा पे हम अड़ीग है। किसी से आने से हमारा एजेंडा डायलेट नहीं होता। जो आ रहे हैं उनको भी मालूम है कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, तो वो मानसिकता के साथ ही आ रहे हैं। क्योंकि मैं टैलेंट की बात कर रहा हूं तो एक सवाल और पूछने का मन कर रहा है आपसे। आप लोग पहले सौरभ गांगुली साहब के साथ संपर्क में थे, फिर अब खबर आई कि परसों नरसों मोहन भागवत जी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ मुलाकात की है। प्रसन्नजीत जो फेमस एक्टर है वो आप लोगों के संपर्क में है। तो क्या किसी बड़े चेहरे की बहुत दरकार है बीजेपी को कि कोई पॉपुलर फेस आ जाए पार्टी के पास? नहीं, आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सारों के साथ हमारा संपर्क मुख्यमंत्री बनाने के लिए है? पूछ रहा हूं मैं भाई मिलने का हो तो क्या आपत्ति है? कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अच्छा योगदान किया है, अगर उनसे मिलना होता है तो अच्छी ही बात है। उनके लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है। तो ये लोग मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा है, इसके लिए हम नहीं मिले हैं किसी को भी। तो मतलब ये लोग सोच भी सकते हैं रात को कि मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप मेरे मुंह से कुछ डालकर टाइटल नहीं गेन कर पाओगे। नहीं, तो मैं जानता हूं, इतने इंटरव्यूज कर लिए आपके, कुछ नहीं निकलवा पाता हूं। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए इंसान जी को। जी जी। ये अब अगला सवाल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है ममता दीदी का ये कहना कि आप सोनार भारत तो बना नहीं पाए, सोनार बांग्ला क्या बनाएंगे? आपने भारत में तो समुदायों को आपस में लड़ा दिया है, वैमनस्य पैदा हो गया है, बंगाल में आएंगे तो और क्या करेंगे? ये एलिगेशन आप पे लगे हैं। मैंने नहीं सुना है ममता जी ने क्या कहा है, टीएमसी मगर से आपने TMC कहा से। है, आपने कहा है, वो कहा है। उन्होंने सोनार भारत सोनार बांग्ला का कंपैरिजन किया। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। 2014 में ममता दीदी के समर्थन वाली यूपीए की सरकार थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे। 12 लाख करोड़ के। देश के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री को कोई मंत्री प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव खाका चरमराया हुआ था। दुनिया में देश का सम्मान नीचे 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 आता था। आक्रोशित युवा आंदोलन पे लगा हुआ था। कानून और व्यवस्था की स्थितियां ठीक नहीं थी। सरहद पर सेना के जवान के सर काटकर ले जाते थे और जीडीपी से लेकर सभी मामलों में अर्थतंत्र औंधे मुंह गिरा हुआ था। अब 6.5 साल के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है भारत की सीमा के ऊपर आंख उठाकर देखने का। 2 बार प्रयास हुआ, दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर हमने जवाब दिया है, दोनों बार। आज अर्थतंत्र कोरोना के बावजूद भी वी शेप रिकवरी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वो 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। एक 6 साल के अंदर ही 11वें नंबर पर तो अटल जी छोड़कर गए थे। 10 साल इन्होंने मेंटेन किया, एक नंबर भी नहीं बढ़ा पाए। हम 10 से 5 नंबर, 11 से 5 नंबर पर ले आए। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भी ठीक हुई है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई है और हमारी विदेश नीति के कारण आज मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। ढेर सारे रिफॉर्म्स करे हैं। भारत के युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने के लिए हमने मंच उपलब्ध कराया है, मगर आंखें सिर्फ और सिर्फ समुदायों के झगड़े के अंदर है जो आप लगा रहे हो, तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जरा आंख खोलनी पड़ेगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि भारत तो बहुत आगे बढ़ गया, बंगाल पीछे पड़। बंगाल के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही, जीडीपी बढ़ नहीं रही है, युवा बेकार घूम रहे हैं, शिक्षकों को ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती है, कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग भी आपने नहीं दिया है। आप क्या मेरा हिसाब मांग रहे हो?
बंगाल की जनता आपका हिसाब मांग रही है, चुनाव में लेकर जाइए। मेरे लिए कुछ कहने के लिए, कहने से, मेरी पार्टी के लिए कुछ कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपने जो वादे किए थे वो वादे एक बार बंगाल की जनता को गिना दीजिए कि हमने ये समाप्त किया है, तो बंगाल की जनता शायद आपको कुछ सुने। अमित जी, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, 80 दिन के ऊपर हो गए हैं। उसका असर अब पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देगा, क्योंकि उन नेताओं ने कहा है कि हम बंगाल में आकर भी किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, नुकसानदायक हो सकता है? देखिए भाई, लगभग 130 साल से किसान खेत में जो उगाता है, उसकी उपज है, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। 130 साल के बाद नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये प्रयास कर रही है। और ये जो व्यवस्था हमने नए कानूनों से दी है, मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश की संसद में इसको समझाने का प्रयास किया था, देश के किसानों को एड्रेस कर कि भाई ये पूरी व्यवस्था जो है, इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है। हम पुराना ऑप्शन बंद नहीं कर रहे हैं, नया ऑप्शन दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन तय करना वो किसान पर निर्भर है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। मगर बातचीत ऐसे नहीं हो सकती कि फर्स्ट यू रिपील द लॉ देन आफ्टर टॉक, ऐसे बात नहीं हो सकती। कानून में जो प्रावधान किसान विरोधी आपको लगते हैं, इस पर चर्चा करिए। अगर साच अर्थ में किसान विरोधी प्रावधान है तो उसको बदलने के लिए सरकार तैयार है। परंतु आप रोड पर बैठकर इस प्रकार का चर्चा ही करना नहीं चाहते हो, तो मैं नहीं मानता कि ये फेयर होगा, ये ठीक होगा। और देश का किसान भी ये समझता है। पश्चिम बंगाल में नुकसान तो नहीं होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, चुनाव है यहाँ पे। उनको तो अधिकार है यहां आकर अपनी बात करने का, करना चाहिए। मगर पश्चिम बंगाल के किसान का एक अलग प्रॉब्लम है, जो किसान नेता उसका जवाब देना ही नहीं चाहते। मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के किसान को मिलता ही नहीं है, क्योंकि ममता दीदी इसका लिस्ट ही नहीं देती है। तो देश भर के किसान को साल का 6,000 रुपया मिलता है, पश्चिम बंगाल के किसान को नहीं मिलता है। मगर मैं आज पश्चिम बंगाल के सारे किसानों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। मोदी जी ने वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने के बाद पुराना और नया दोनों पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा हम जमा कराएंगे। पुराना भी देंगे? पुराना भी देंगे। ये आप हेडलाइन दे रहे हैं। हालांकि टीएमसी के नेता यहां बैठे थे आज दिन में, उनका यह कहना था कि हमारी जो अपनी स्कीम है किसानों के लिए वो ज्यादा बेहतर है। आप लोग केवल 2 हेक्टेयर तक को देते हैं। वो बंद नहीं कर रहे हैं ना हम, इसके अलावा एक्स्ट्रा मिल रहा है। चलो बेहतर हो तो आपको मुबारक, मगर और 6,000 रुपया मिल रहा है, काहे को रोक रहे हो? मैं तो ये बंद करने की तो कोई बात ही नहीं है। हर राज्य की अपनी अपनी स्कीम है। मोदी जी किसान सम्मान निधि एडिशनल भेज रहे हैं, आप क्यों बंद कर रहे हो भाई? एमएसपी पर कानून नहीं लाया जा सकता क्या? जो मांग है किसान नेताओं की, बहुत दिक्कत है उसमें। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी चालू रहेगी। एमएसपी को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है, इसको बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो 3 कानून आए हैं, इसमें एमएसपी का कभी कहीं जिक्र भी नहीं है। और आज ममता दीदी कह रही कि एमएसपी का कानून लेकर आओ, कांग्रेस कह रही, तो भाई आप शासन में थे, क्यों नहीं लाए? अच्छा चलो, उस वक्त तो भूल गए होंगे, अब किसानों ने याद दिला दिया। अपने राज्य में कर दो ना, राज्य सरकारें कर दें, हम कहां ना बोलते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या? अरे भाई वो मुझे क्यों पूछ रहे हो, उनको पूछो। आपको क्या लगता है? ऐसा है, हम तो कह रहे हैं कि हम जब बंदी करना नहीं चाहते, कानून की क्या जरूरत है? हम चालू ही रखेंगे इसको, हमने वादा किया है। पार्लियामेंट पे के फ्लोर पर कृषि मंत्री जी ने कहा है। तो किसान नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? एक ही बात बार बार कहते हैं। 80 दिनों में मैं कम से कम 5-7 बार इंटरव्यू कर चुका हूं तमाम नेताओं के, एक ही बात कि एमएसपी पर कानून और तीनों बिल वापस। चलिए, तीनों बिल पर आपने अपना सबसे बड़ा स्टेप ले लिया कि हम इसको 1.5-2 साल तक पोस्टपोन करने को तैयार हैं, आप आके बातचीत करिए। पर वो एमएसपी पर कानून आज भी कहते हैं, चाहे वो टिकैत साहब हो, चाहे वो कानूनी हो। कानून क्यों? देश का प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो कह रहे हैं, और इतने सालों से कानून कहां था? अब तक क्यों आंदोलन नहीं किया? चलिए बताइए मुझे, अभी क्यों किया?
कारण भी तो होना चाहिए। हमने तो एमएसपी पर परचेज 1.5 गुना 2 गुना कर दी है यूपीए से, मगर यूपीए में आप आंदोलन नहीं करते थे, क्यों भला? राजनीति हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। पूछ रहा हूं ना, मैं ऐसा नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं एक विनम्रता से। आज पंजाब के निकाय चुनावों के नतीजे आए कल, आपकी पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा। नहीं, हमारी पार्टी वहां, हमारा रोल, अब देखिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। हम सिर्फ 23 विधानसभा सीटें लड़ते थे, एक लिमिटेड रोल था। अब रोल हमारा बड़ा होगा वहां पर, मगर कोई पार्टी रातों रात नहीं बढ़ सकती है। तो चुनाव के नतीजों को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो फिर तो हम ढेर सारी जगह पे जीत गए हैं, तो इसका क्या करोगे भाई, बताओ ना। मैं बहुत सारे जम्मू कश्मीर में जीत गए, हैदराबाद में जीत गए, हमारे राजस्थान के परिणाम सारे अच्छे आए हैं, मध्य प्रदेश के परिणाम सारे अच्छे आए हैं, लेह लद्दाख में हम जीत गए। पर अमित जी, चुनाव ये तो पंजाब के किसानों का प्रोटेस्ट है ना, जहां पे मेन आपको नुकसान हो रहा है। मगर वहां हम थे कहां? हम नहीं थे सुमित जी, आप थोड़ा स्टडी करा करके। आप होना चाहेंगे ना वहां पे? जरूर हम आगे बढ़ाएंगे हमारी पार्टी को। तो ऐसे कैसे बढ़ेगी? वहां के लोग तो नाराज हैं आपसे। हमें मालूम है ना कौन नाराज है, और नाराज है तो मनाएंगे, सच्ची बात बताएंगे उनको। एक चीज और जानना चाहूंगा अमित जी, क्या आपको लगता है कि इस किसान आंदोलन में जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली पुलिस कर रही है, एक 21 साल की लड़की पर सवाल खड़े हो गए, एक इंटरनेशनल साजिश का नाम सामने आ रहा है कि मोह धालीवाल है खालिस्तानी समर्थक, वो एक पेज बनाता है, उस पर सब तमाम लोग चर्चा करते हैं, ये वाकई में इतना संगीन अपराध चल रहा था भारत के खिलाफ, संप्रदाय के खिलाफ? देखिए, मैं केस की और इन्वेस्टिगेशन की मेरिट्स में नहीं कहूंगा, कुछ कहना नहीं चाहता, ये मेरा विषय नहीं है। प्रोफेशनली आईपीएस अफसरों ने और पुलिस ने अपना काम करना चाहिए, वो संविधान के तहत काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, इनके कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसके कानून को तोड़ मरोड़ कर कुछ करना पड़े। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो इसकी एज पूछनी चाहिए क्या? इसका प्रोफेशन पूछना चाहिए क्या? इसका एसोसिएशन पूछना चाहिए क्या? अगर कल को कोई कुछ कर देता है, बड़ा गुनाह करता है, एफआईआर होगी या नहीं होगी वो तय होगा, या गुनाह किया है या नहीं किया है इसके आधार पर तय होगा। एक नई फैशन चल पड़ी है भाई, इस देश में अदालत है या नहीं है? अगर गलत एफआईआर है तो आप क्रॉसिंग में चले जाइए। और इतने सारे लोगों के 21 साल के कितने युवा होंगे, एक पर्टिकुलर को क्यों चुना गया? कुछ तो एविडेंस होंगे उनके पास, और मीडिया भी लग जाता है। वे पूछिए तो कि सिर्फ आप क्यों? 21 साल की आयु की कितनी बच्चियां हैं? प्रोफेशनल काम दिल्ली पुलिस कर रही है, और मैं कहता हूं कि भाई इसमें हो सकता है इनका असेसमेंट का गलती हो, मुझे मालूम नहीं है, गलती होने की संभावना भी कम है, क्योंकि इतनी सेंसिटिव केस को वो कर रहे हैं तो गलती होने की संभावना ही नहीं है। परंतु इसके खिलाफ अदालत तो खुली है, चले जाना चाहिए क्रॉसिंग में। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, मनमानी की सरकार चल रही है, इस तरह के हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हो रही हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चलता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का पुलिस कानून के हिसाब से नहीं चलता है तो ही ये सारी बातें सही है। अगर कानून के हिसाब से चल रहे हैं तो इस बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी जी वापस बंगाल पे लौटते, क्योंकि चुनाव और 5 राज्यों में भी है, बंगाल के साथ साथ 4 राज्यों में। मैं पहले पड़ोसी राज्य असम की बात करना चाहूंगा। असम में आपको लग रहा है कि क्योंकि एनआरसी का इशू पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, आपकी सरकार को दोबारा आने में मदद करेगा या नुकसानदायक होगा? देखिए, चुनाव में कई प्रकार के मुद्दे होते हैं, और एनआरसी में हमारे सिवाय किसका कमिटमेंट है? जो भी है भैया हमारा ही है, किसका है बताओ? ऐसे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। आसाम के अंदर एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मगर आसाम के अंदर एक मुद्दा ये भी है कि इतने सालों तक आंदोलन से आसाम का विकास नहीं हुआ, पहली बार विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी धामधूम के साथ वहां मन रहे हैं। युवा अपनी नौकरी तलाश रहा है, पहले आंदोलन का तो मसाला हाथ में लेकर घूमता था। ये भी एक एस्पेक्ट है। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी जी ने आसाम के अंदर किए हैं कि आसाम में 70 साल के करे हुए काम एक और मोदी जी ने 7 साल में करे हुए काम एक और, हमारा पलड़ा भारी रहेगा। इतने सारे काम आसाम के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। और अब ये सारा होने के बाद बाढ़ नियंत्रण, रेल कनेक्टिविटी और छोटी छोटी जगहों पर एयर कनेक्टिविटी, इसको भी आने वाले समय में हम लेने वाले। आसाम की जनता को डेवलपमेंट भी चाहिए भाई। कितनी सीटें, जैसे मिशन 200 आप बंगाल में कर रहे हैं, असम में क्या है? आसाम में हम सीटें बढ़ाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री वही रहेंगे? ये अभी पार्टी तय करेगी, जब भी करेगी, घोषणा करेगी तो आपको मालूम पड़ ही जाएगी। और तमिलनाडु के बारे में पूछूं तो क्या रजनीकांत साहब का राजनीति में ना आने का फैसला बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए विपरीत पड़ गया? देखिए भाई, इनका व्यक्तिगत फैसला है। हमारा एक अलायंस है वहां पर एआईडीएमके के साथ। एआईडीएमके की सरकार है, हम एआईडीएमके की सरकार के साथ जा रहे हैं और पार्टी के साथ जा रहे हैं। हम हमारा चुनाव लड़ेंगे वहां पर। क्या आप सरकार बना पाएंगे तमिलनाडु में? पूरी संभावनाएं हैं। और केरल में? केरल में हम प्रयास कर रहे हैं हमारी पार्टी को बढ़ाने का। हमारा वोट प्रतिशत हर चुनाव में हम बढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बार अच्छी खासी सफलता भारतीय जनता पार्टी को केरल में मिलेगी। पुडुचेरी में क्या हो रहा है सर? अचानक एलजी को हटाया गया, किरण बेदी जी को, क्यों? नहीं भाई, अचानक नहीं हटाया, उनका समय कब का समाप्त हुआ था। समय तो समाप्त होना बाकी है, 3-4 महीने बाकी थे, नहीं ना। अच्छा, असम में राहुल गांधी गए कैंपेन में, उन्होंने कहा, कंपैरिजन कर दिया गुजरातियों के साथ असम के चाय बागानों का। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अरे भैया, क्यों हमला करते हैं? राहुल जी कुछ ना कुछ करते रहे तो काहे को मुझे इसमें घसीटते हो? उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए? हमारे कोई प्रवक्ता को पूछ लेना, कुछ जवाब बता दीजिए। असम में थे, निशाना गुजरात पे लगा रहे थे। आप गुजरात से आते हैं। हम वो कुछ न कुछ हर रोज बोलते हैं, मैं कहाँ जवाब देता हूँ। चलिए, मैं बंगाल के बारे में जरूर बताइए कि ममता दीदी ने अपनी सीट बदलकर कहा कि नंदीग्राम से जाके चुनाव लड़ेंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? सामने से आगे बढ़कर चुनौती का सामना करना। अब लड़े एक बार, जो बोली है तो बोली तो है सबके सामने, तो लड़े बस। तो आप क्या चाहेंगे, दोनों सीटों पे लड़े कि एक पे लड़े? मैं तो चाहता हूं कि इतना विश्वास है तो 2 जगह से नहीं लड़ना चाहिए, मगर मैं उनको कंपेल नहीं कर सकता। आयु में भी मुझसे बड़ी है, अनुभव में भी बड़ी है, मगर जनता को ये दिखाना है कि मेरी पार्टी जीतने वाली है और मैं आज भी पॉपुलर हूं, तो एक ही सीट पर से लड़ना चाहिए और नंदीग्राम से लड़ना चाहिए, क्योंकि वो बोल गई है। और आपको लगता है नंदीग्राम से वो जीत जाएंगे शुभेंदु अधिकारी के सामने? अब हम तो लड़ेंगे दमखम के साथ, वो जहां से लड़ेंगी। क्या वो भवानीपुर हार रही हैं? क्या हार रही थी क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, पूछ रहा हूं मैं आपसे। उन्होंने कहा कि हम नंदीग्राम लड़ेंगे, हम क्यों कारणों में पड़े। हम इतना ही कहते, बोली है तो लड़ लेना चाहिए और एक ही जगह से लड़ना चाहिए। आपका अपना चेहरा नहीं बता रहे हैं आप लोग चुनाव में। हर उसमें ममता दीदी का एकमात्र चेहरा होने से, उनकी पॉपुलैरिटी होने से उनको फायदा मिल जा रहा है। बीजेपी के पास चेहरे की कमी है क्या? इस बार चेहरा ही तकलीफ है। चेहरा ही तकलीफ है? हाँ, उनका। अच्छा, मुझे लगा आपके पास तकलीफ है ना। तो अपना चेहरा क्यों नहीं है अमित जी? नहीं, पार्टी तय इतने करेगी। सारे लोग बैठे, देखिए ना। ऐसा है, पार्टी तय करेगी तो सुमित जी आपको तुरंत बता देंगे इसमें। और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई व्यक्तिगत निर्णय हमारे इसमें होते नहीं है। और कई जगह पे हमने सफलतापूर्वक किसी को प्रोजेक्ट करे बगैर चुनाव जीते हैं, कई जगह पे प्रोजेक्ट करने के बाद भी अच्छे से चुनाव जीते हैं। तो जैसी स्थिति होती है, इसका राजनीतिक आकलन कर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। तो उम्मीद है कि चुनाव के पहले चेहरे का अनाउंसमेंट हो या चुनाव के बाद ही होगा? अरे भाई, मैं जब कहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी डोमेन में नहीं, मेरी सत्ताधिकार नहीं है। अध्यक्ष जी दे सकते हैं या तो पार्लियामेंट्री बोर्ड कर सकता है। आप चेहरा नहीं बता रहे हैं, चेहरे पर ही बहस हो रही है कि कौन सबसे बड़ा चेहरा होगा। लेकिन इस बात को बताइए भाई सुमित जी, आप बहस करते रहो। यहां पर बहस बेरोजगारी है,
यहाँ पर बहस लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पर बहस घुसपैठिए है, यहाँ पर बहस टोलबाजी है, यहाँ पर बहस बंगाल की अस्मिता है। ना चेहरा बहस है, ना पार्टियां बहस में। पर वो ये सब इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत शुरू हो गई, तब से मारपीट सड़कों पे होने लगी, बीजेपी के लोग चीजों को हाथ में ले लेते हैं, नहीं, सीबीआई ईडी का प्रेशर डालते हैं, लोगों को अपने में मिला ले रहे हैं। नारदा सारदा के लोग जब दूसरी पार्टी में थे तो आप उन पर मुकदमे डाल रहे थे, आपके यहाँ आ गए तो सब साफ सुथरे हो गए। नहीं, देखिए, वॉशिंग मशीन। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ आने से साफ, सब पे केस चल रहे हैं, एक भी केस विड्रॉ नहीं हुआ है, सब पर केस चल रहे हैं, एक भी केस विड्रॉ नहीं हुआ। ममता दीदी बता दे मुझे। और बीजेपी आने से हिंसा बढ़ी है कहना, तो आप क्या कर रही हो एज अ मुख्यमंत्री? क्यों पकड़ नहीं लेती? हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आपको आपकी पार्टी के लोगों को पकड़ना है। कौन हिंसा कर रहा है? बीजेपी की कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता को लटका देंगे क्या? किस प्रकार की बातें आप सुनते हो उनकी, और वहां सवाल भी नहीं पूछते हो? सवाल तो मौका मिलेगा तो जरूर पूछेंगे। नहीं, आई ही थी आज। नहीं, आज वो नहीं आई, वो अगली बार आएंगी ऐसा कहा गया। ठीक है, आज वो नहीं आई है। एक आखिर में अमित जी अब इस बात को बताते जाइए और उसके बाद फिर मंच में आपके लिए छोड़ूंगा। क्या आपको लगता है कि आपके राजनीतिक करियर का ये चुनाव सबसे डिफिकल्ट चुनाव है? क्योंकि आप कहते हैं कि आपको चुनाव लड़वाने में मजा आता है, आप चुनाव को एंजॉय करते हैं। क्या अब तक का आपका अनुभव क्या कहता है कि सबसे डिफिकल्ट चुनाव है क्या आपके लिए? नहीं, हर चुनाव डिफिकल्ट होता है और उसको ढंग से लड़ना चाहिए। अपने पार्टी को विजयी बनाने के लिए मैं चुनाव में परिश्रम भी करता हूं और आयोजन भी करता हूं। मैं तो हर चुनाव को गंभीरता से लेता हूं, मगर मेरी राजनीतिक कैरियर का सबसे कठिन चुनाव है, इसलिए अब नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं। श्रीमान नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, सारा यश नड्डा जी के अकाउंट में ही जाने वाला है। हम सब कार्यकर्ता नड्डा जी के साथ इस चुनाव को मजबूती से लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अमित जी, आखिर में अगर आप बंगाल की जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो ये मैं जरूर कहना चाहता हूं आपके लिए। मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें जो परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं, वो परिवर्तन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से बदलने का, परिवर्तित कर दूसरी व्यक्ति को बिठाने का परिवर्तन नहीं है। किसी एमएलए को बदलना, किसी मंत्री को बदलना, इसका परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन जो हम आपसे वादा कर रहे हैं वो बंगाल की परिस्थिति को बदलने का, बंगाल की परिस्थिति को परिवर्तित करने का हमारा वादा है। मैं बंगाल की जनता को बड़े विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन से त्रस्त होकर आपने जिस आशा और उमंग के साथ ममता दीदी को बिठाया था, क्या वो पूरी हुई है क्या? राजनीतिक हिंसा जो कम्युनिस्टों के समय में थी वो कम हुई या बढ़ी है? बम धमाके जो कम्युनिस्टों के समय में होते हैं वो कम हुए या बढ़े हैं? घुसपैठ जो कम्युनिस्टों के जमाने में होती थी वो कम हुई या बढ़ी है? बेरोजगारी कम हुई या बढ़ी है? जीडीपी आपका कितने नीचे आया है? हर प्रकार से बंगाल के अंदर आज एपीसमेंट की पॉलिटिक्स हावी हुई है, हर प्रकार से। मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जहां जहां शासन में रहे, मोदी जी के नेतृत्व में हमने स्थितियों को बदला है, ये हमारा रिकॉर्ड है। मोदी जी ने देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। 60 करोड़ गरीबों को 70 साल से सिर्फ वोट बैंक समझकर कांग्रेस और इसके सहयोगी दल चलते थे। हमने 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का, जीवन को बदलने का एक प्रामाणिक और सफल प्रयास किया है। 60 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट हमने दे दिया, जिससे उसका फायदा सीधे इसके बैंक अकाउंट में जाता है। 60 करोड़ गरीबों को 2022 तक हर एक को पक्की रहने की मकान देने का हमने वादा किया। आज 80% काम हम समाप्त होकर 60 करोड़ गरीबों के, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का हमने वादा किया, वो काम समाप्त हुए थे। 2022 के पहले सबके घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का हमने वादा किया है और वो काम द्रुत गति से, तेज गति से आगे बढ़ चुका है। 60 करोड़ गरीबों के घर के अंदर गैस का सिलेंडर जो 70 साल से नहीं पहुंचता था, उसको पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया है। 60 करोड़ गरीबों के घर के अंदर एक हेल्थ कार्ड देकर प्रधानमंत्री आयुष्मान
भारत योजना का 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। आप और आपके परिजन ये खर्चे से, चिंता से मुक्त हैं। ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन 70 साल में नहीं आया जो हम 6.5 साल के अंदर लाए। आज भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उसको सब लोग गंभीरता से लेते हैं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमने सुनिश्चित करी है, सेनाओं का आधुनिकीकरण किया है, भारत के अर्थतंत्र को पटरी पर लाया है, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सभी मानक हमने पूरे करे हैं। देश के अंदर 6.5 साल के मोदी सरकार चल रही है, आज तक हमारे विरोधी भी हम पर करप्शन का एक भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले एक कांग्रेस और तृणमूल सरकार में हुए थे। मित्रों, ये परिवर्तन अगर बंगाल के अंदर करना है तो तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो पार्टी टोलबाजी में विश्वास करती है, जो पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को बिगाड़ने में विश्वास रखती है, जो पार्टी राजनीतिक हिंसा में विश्वास करती हो, वो पार्टी यहां पर डेवलपमेंट नहीं कर सकती, बंगाल की अस्मिता को फिर से स्थापित नहीं कर सकती। हमें अगर रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाना है, श्री अरविंद घोष के सपनों का बंगाल बनाना है, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की व्याख्या किया हुआ बंगाल बनाना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की महान कविता के अनुरूप सुजलाम सुफलाम बंगाल बनाना है, सोनार बांग्ला बनाना है, तो आप हमें एक मौका दीजिए। आपने लगभग 30 साल कांग्रेस को मौका दिया, लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया और 10 साल ममता दीदी को मौका दिया। बंगाल आजादी के बाद से कंटिन्यूअसली नीचे जाता रहा है। बंगाल को आगे किसी ने नहीं बढ़ाया है। आप एक मौका 5 साल का श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम आपको वादा करते हैं कि 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला का निर्माण कर सभी हमारे पूर्वजों के सपनों को साकार करेंगे। और ये चुनाव किसी और मुद्दे पर मत जाइए, हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाहरी भीतरी करेंगे। चुनाव बंगाल को आगे बढ़ाने का चुनाव है। चुनाव बंगाल के युवाओं को भविष्य को संवारने का चुनाव है। चुनाव बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकने का चुनाव है। और इसी एजेंडे पर बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करे, हमें एक मौका दे। यही मैं मेरी पार्टी की ओर से विनंती करने के लिए आज एबीपी के कार्यक्रम में आया हूं। आज मुझे एबीपी ने प्लेटफॉर्म दिया, इस प्लेटफॉर्म से सारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, एजेंडा बंगाल की जनता सेट करे, ना कोई मीडिया हाउस सेट करे, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सेट करे। आपका एजेंडा आप तय करिए और वो एजेंडे पे जिस पार्टी खरी उतरती है उसको वोट दीजिए और मुक्त रूप से आप वोट देकर बंगाल के अंदर एक नई अच्छी सरकार चुनिए। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल के विकास के लिए एक निश्चित कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तो इसका खाका भी हम आपके सामने रखेंगे। परंतु मुझे भरोसा है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखकर बंगाल की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जरूर भरोसा करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। वंदे मातरम। अमित जी, एक आखिरी सवाल। आपने घोषणा पत्र की बात की, आखिरी सवाल, क्या कोविड वैक्सीन फ्री देंगे? बहुत डिमांड आ रही है घोषणा पत्र में इस तरह की बात। बिहार में आपने दिया था, इसलिए वादा किया था। अभी बना नहीं है ना, बनेगा तो तुरंत आ जाएगा। वैक्सीन तो लग रहा है लोगों को, वैक्सीन तो लग ही रही है, मगर हमारा घोषणा पत्र अभी नहीं बना है। मैं इतना ही कहता हूं। उसमें आएगा, वो तो घोषणा पत्र समिति बनाएगी सुमित। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, खुलकर बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल चुनावों के अपने मिशन 200 का वादा पूरा करेंगे कैसे, इसकी व्याख्या भी थे 1 घंटे में उन्होंने की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। एबीपी न्यूज की पूरी टीम की ओर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।